ठीक है. So today we are going to start from meteorology. Already we have done in this chapter. स्क्रीन सबको दिख रही है ना बेटा? स्क्रीन इज विजिबल? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. देखो, तो अभी चैप्टर 9 में हमने कहाँ तक कर लिया था पिछली बार? आई हैव एक्सप्लेन अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है, उसके फैक्टर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे. एंड आई टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदर इन लिविंग वर्ल्ड. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम मीटियोरोलॉजी, पेज नंबर 98. ठीक है, ये पेज नंबर 98 मीटियोरोलॉजी. ऑल ऑफ यू ओपन दिस पेज. तो व्हाट इज मीटियोरोलॉजी बेटा? मीटियोरोलॉजी इज द स्टडी of interrelationship between various components of air, natural cycle, geological movements of the earth and climate. ठीक है, ये चार चीज़ों का इंटर रिलेशनशिप को हम मीटेरोलॉजी बोलते हैं. तो उसमें एयर के कंपोनेंट्स, जैसे एयर के कंपोनेंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस ऑल्सो. तो उन सारे कंपोनेंट्स, साथ में नेचुरल साइकिल हमने पढ़े थे. कौन कौन से नेचुरल साइकिल पढ़े थे हमने? 3 मेन पढ़े थे. ठीक है ना, ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल. और जियोलॉजिकल मूवमेंट क्या होते हैं? जियोलॉजिकल मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक कम्स, टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लूटो मूवमेंट, है ना, जिसमें अर्थ के लेयर्स जो हैं वो मूव करती रहती हैं. और साथ ही साथ क्लाइमेट की क्या कंडीशंस हैं, उन चारों को मिला के, उन चारों की स्टडी को हम मीटियोरोलॉजी कहते हैं. तो ओवरऑल व्हाट इज मीटियोरोलॉजी? मीटियोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप among 4 things. Interrelationship between various components of the air, components of the natural cycle, geological movement and earth and climate condition. ठीक है, इन सब को मिला के हम बोल रहे हैं मीटियोरोलॉजी. तो इसमें हम साथ साथ में क्या स्टडी करते हैं कि स्टॉर्म्स कैसे हैं, रेनफॉल कैसा हो रहा है, क्लाउड्स के कंडीशन क्या है, थंडर है कि नहीं है, लाइटनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. इन सब का स्टडीज़ भी इसके साथ में किया जाता है ना, ओवरऑल स्टडी ऑफ द क्लाइमेट. उसके बाद में ये सब स्टडी जो हम करते हैं, क्वेश्चन शुड कम इन योर माइंड, व्हाट इज़ द नीड फॉर दिस स्टडी? ये स्टडी क्यों करते हैं हम? तो इस स्टडी को हम करते हैं वेदर फोरकास्ट करने के लिए. हैं, और वेदर फोरकास्ट क्यों ज़रूरी होता है? वेदर फोरकास्ट इसलिए ज़रूरी होता है जिससे हम जान सकें कि अभी मौसम का हाल क्या है, कैसा होने वाला है, जिससे हम अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सकें, हम डिस्टर्ब ना हो. जैसे अभी वेदर फोरकास्ट में 3-4 दिन से लगातार बारिश होने के कारण सैटरडे स्कूल्स बंद थे, है ना, नोटिस आ गया था. फिर कंटिन्यूस बारिश रही तो आज फिर सुबह रात में नोटिस आ गए थे, सुबह फिर वापस नोटिस आया कि ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस शुड बी क्लोज बिकॉज ऑफ द हैवी रेन. तो हैवी रेन से क्या हो जाएगा बेटा? वाटर लॉगिंग हो जाएगी. वाटर लॉगिंग जगह जगह होगी, तो जगह जगह पेड़ भी टूट के गिर रहे हैं, कहीं कहीं पर पुल भी, ब्रिजेस भी टूट के गिर रहे हैं. तो फॉर पीपल सेफ्टी ये फोरकास्ट किया जाता है, जिससे किसी को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, है ना. कई बार आप निकले और सब कुछ ठीक लग रहा है, अचानक पता चला जहाँ से आप जा रहे हैं आपके ऊपर पुल है, पुल ही गिर गया, या जहाँ से आप गुजर रहे हैं पेड़ ही गिर गया. हमने खुद देखा था, परसों की बात है, व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, एक पेड़ पूरा गिरा था और पूरा वॉल को भी उसने तोड़ दिया था, वॉल, सीमेंट की वॉल को तोड़ दिया था. तो जब ये वेदर क्लाइमेट कंडीशंस बहुत ही डेंजरस वाली स्थिति में हो जाती है ना, तो कुछ भी हो सकता है. खड़ा हुआ पेड़ भी गिर जाता है. जब खड़ा हुआ पेड़ गिरेगा, वॉल टूट रही है, तो उसके पास जितने भी कार पार्किंग है रोड साइड, वो सब डैमेज हो गई. और वो डैमेज होने की वजह से सपोज कोई तेज़ी से रोड पे निकल रहा है, हाँ, तो रोड पे निकल रहा है तो वो एकदम से डर जाएगा तो आगे वाले में टकरा जाएगा, आगे वाले में टकराएगा. तो यू नेवर नो कि कितने लोग अफेक्ट हो जाएं उससे. इसी के लिए हमें वेदर फोरकास्ट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो ये वेदर फोरकास्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. सी द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस मीटियोरोलॉजी. पहले फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट पैराग्राफ जो है बेटा उसको मार्क कर लो अपनी बुक में. दिस इज द डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ मीटियोरोलॉजी. नाउ इन मीटियोरोलॉजी it includes the study of the storms, clouds, rainfall, thunder, lightning, and it depends upon the study of such factors like weather forecast. वो हमने पूरा समझा दिया. वेदर फोरकास्ट ये तो आम लोगों के लिए हमने बताया कि आम लोगों के लिए वेदर
फोरकास्ट कितना ज़रूरी है। साथ ही में देखो फार्मर्स को भी बहुत ज़रूरी होता है वेदर फोरकास्ट। वो लोग खेतों में जाएंगे, काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इतना बारिश में पूरा पानी पानी हो गया है, कहाँ फसल है, कितना नीचे मिट्टी है, कुछ पता ही नहीं चलेगी। और अभी मिट्टी क्या दलदल भी बन जाती है, ऐसे में कितना नीचे पैर जाके आपका फंस जाएगा ना, यू नेवर नो। 1 मिनट, 1 मोर स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड, ओके नाइस। ठीक है, साथ में जो लोग फिशरीज़ का काम करते हैं वो समुद्र के किनारे जाते हैं, वहाँ पे जाके फ़िश को पकड़ते हैं। तो ऐसे में यदि वो समुद्र में उतरेंगे तो क्या होगा, हाई टाइड्स हैं, ऑलरेडी रेन का हैवी वाटर सब जा रहा है, सारा ओपनिंग तो सी में ही हो रहा है। अब वो समुद्र में जाके मछली पकड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, उनका बैलेंस बिगड़ सकता है, वो डूब सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वेदर फोरकास्ट बहुत ज़रूरी है। और देखो ना तो केवल लैंड में और वाटर एरिया में वेदर फोरकास्ट की ज़रूरत होती है, वेदर फोरकास्ट की ज़रूरत हमारे एविएशन सिस्टम में भी होती है। एविएशन सिस्टम का मतलब है कि हम लोग जा रहे हैं प्लेन से, अभी बारिश हो रही है, बहुत क्लाउड है, तो क्लाउड होने की वजह से वो जो आगे जाना है प्लेन को वो भी नहीं देख पाते हैं ना, पायलट देख ही नहीं पाता, तो कहाँ कितना वो चलेगा। सपोज़ हाल तो एयर में एयर ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं हुआ है अभी रोड के जैसा कि आपस में टकराएंगे, लेकिन ये तो नहीं पता कि वहाँ इतना ऊपर में कई बार ईगल भी उड़ रहे होते हैं, यू नेवर नो, ईगल तो बहुत ऊपर उड़ रहे होते हैं ना, तो यू नेवर नो कि कोई ईगल ही आके टकरा जाए। तो छोटा सा माइन्यूट सा भी कुछ आके टकरा गया या गलत उसने टर्न ले लिया, बिकॉज ही वेदर इज़ पूरा स्काई पूरा हेजी है क्लाउड की वजह से, तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, है ना, एयर प्लेन क्रैश हो सकता है, वो फट सकता है, वहाँ जल सकता है, नीचे गिर सकता है। तो इसी के लिए वेदर फोरकास्ट सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, फार्मर्स के लिए, जो फिशरमैन होते हैं उनके लिए, एविएशन के लिए, साथ में कॉमन पीपल के लिए और वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और साथ ही साथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एग्रीकल्चर करना है, किसी को शिपिंग करना है, शिप में जाना है, या इरिगेशन करना है, तो हर डिपार्टमेंट के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेदर फोरकास्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा। फिर इंस्टीट्यूट एट वर्क, इसके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, मेनली WHO ने इंस्टीट्यूट बनाया था ऑन 23 मार्च इन 1950, है ना, ये दिख रहा है आपको 23 मार्च 1950। मेरा माउस दिख रहा है क्या आप बच्चों को, कैन यू सी द माउस? यस मैम। ओके नाइस नाइस। तो ये अब कुछ को नहीं दिख रहा, कुछ को नहीं दिख रहा है, व्हाट कैन आई डू। देखने की कोशिश करो, आपको मैं साथ में बताती जाऊंगी कहाँ पे लिखा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो ध्यान से देखो बेटा। आपका ये पिंक कलर का जो बॉक्स है ना, इंस्टीट्यूट एट वर्क, इंस्टीट्यूट एट वर्क है ना, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं अभी। तो उसमें 23 मार्च 1950 में WHO ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो उसका काम क्या था, उसका काम था दिस ऑर्गेनाइजेशन plays an important role in food security, water management and transportation and communication। जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं घर बैठ के, स्कूल से आप बच्चों से सबसे जुड़ रहे हैं, आप बच्चे सब अपने अपने घर में बैठे हो, है ना, और साथ में वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो ये सब के लिए वेदर फोरकास्ट की ज़रूरत होती है। तो WHO ने उसको पहली बार बनाया था, यूएनओ ने बनाया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड ऑन 23 मार्च 1950। ठीक है, साथ में यूएनओ जैसे ही कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WMO, दिस इज़ वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड IIMT, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, ये बना, और साथ में NOAA, नेशनल ओशियनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशन बने जो वेदर फोरकास्ट करते हैं और जो हमारे लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है वेदर फोरकास्ट। नाउ सी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, India Meteorological Department is also known as IMD. IMD are the initials of India Meteorological Department, and it is founded first of all in 1857। सबसे पहले 1857 में ब्रिटिश लोगों ने इसकी स्थापना की थी
शिमला में। शिमला में वेदर फोरकास्ट बहुत ज़रूरी है, वहाँ से बहुत आसानी से किया जाता है। तो IMD सबसे पहले फाउंड हुआ 1875 में शिमला में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस IMD का है न्यू दिल्ली में। और साथ में खाली हेड ऑफिस से तो काम नहीं चलता ना बेटा, साथ में रीजनल ऑफिस की भी ज़रूरत पड़ती है जगह जगह। तो रीजनल ऑफिस में 2 ऑफिस तो महाराष्ट्र में ही हैं, एक तो अपना मुंबई में ही है और एक नागपुर में है। और बाकी उसके अलावा मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई और गुवाहाटी, यहाँ पर भी रीजनल ऑफिसेज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर आर द रीजनल ऑफिसेज ऑफ IMD, India Meteorological Department. So you should remember all these names. Head office is in New Delhi and regional offices are at Guwahati, Mumbai, Kolkata, Chennai and Nagpur. और वो सब करते क्या है बेटा, ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जो जितने भी हेड ऑफिसेस हैं, हेड ऑफिस तो एक ही है, जितने भी रीजनल ऑफिसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली उसको जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसके आधार पे वो स्टडी कर रहे हैं। तो मैप्स बनाते हैं, बड़े बड़े मैप्स बनाते हैं, और मैप्स बना के वो उसको फिर पब्लिश करते हैं। और उनको हर 24 घंटे में मैप को पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है। वो किस लिए करते हैं? वो इसलिए पब्लिश करते हैं मैप को, जिससे वेदर फोरकास्ट किया जा सके। कभी आप चाहो तो गूगल में करके देखना वेदर कंडीशन, तो पूरे साल का कभी भी किसी भी समय आपको वेदर कंडीशन बताएगा, किसी भी जगह का बताएगा, ठीक है। तो हमें लेकिन कब पता चलता है? जनरली हमें तब पता चलता है जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी देखें, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश होने से वेदर फोरकास्ट हुआ कि ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस शुड बी क्लोज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए वो बंद किए गए। हाँ, टीचर्स आर स्टिल ऑन जॉब एंड यू आर ऑल्सो अटेंडिंग द लेक्चर्स फ्रॉम योर होम, बट फॉर सेफ्टी पर्पज़, फॉर योर वेलफेयर, बाहर घर से निकलना बंद हो गया। तो ये हमें कब नोटिस में आया कि वेदर फोरकास्ट अपना काम कर रहा है? जब हमें ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज़ ये 24 आवर्स 365 डेज ऑफ द ईयर काम करता है ना। ये हमेशा हमेशा काम करता है वेदर फोरकास्ट। और साथ में ही उसमें क्या क्या देखते हैं हम, ये जो स्टडीज़ हैं क्लाइमेटिक की, प्रिडिक्शन होता है। ये प्रिडिक्शन किसके द्वारा होता है बेटा? रडार के द्वारा होता है। रडार से उसकी वो स्टडीज़ करते हैं। साथ में सीज़मोलॉजी की स्टडी भी की जाती है। सीज़मोलॉजी जो होता है वो अर्थ के अंदर के जो मूवमेंट्स हैं उसकी स्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड सीज़मोलॉजी। तो उसकी स्टडी से पूरा क्लाइमेट का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। जैसे प्रिडिक्शन पहले ही आ जाता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर इस एरिया में कुछ दिनों में भूकंप आने के चांसेस हैं, भूकंप आने वाला है, और भूकंप आया तो कितने रिक्टर स्केल में आया, उसका कितना मेजरमेंट है, वो सब बताते हैं। तो दिस इज़ ऑल वर्क ऑफ IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। साथ ही साथ जो ये रेनफॉल होता है उसका प्रिडिक्शन करते हैं सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट्स भी यूज़ होते हैं और रडार भी यूज़ होते हैं प्रिडिक्शन के लिए। और नॉट ओनली द वेदर कंडीशन, द क्लाइमेटिक कंडीशन, एयर पॉल्यूशन कंडीशन इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय IMD। और साथ में जैसे जो नॉर्थ इंडिया का एरिया है, दिल्ली खासकर, वहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन का बाकायदा लेवल बताया जाता है, कितना ppm उसका एयर पॉल्यूशन है वहाँ पर। तो these people keep on working throughout the year for common people as well as particular department people, सब के लिए वो काम करते हैं। नेक्स्ट देखो हेडिंग, sorry, next paragraph. The Indian Meteorological Department provide important information regarding weather and climatic condition to other departments like aviation. Aviation हमने बताया ना, एयर का, जो एरोप्लेन्स जाने हैं, एयरक्राफ्ट जाने हैं, मिसाइल्स छोड़ने हैं, तो वेदर कंडीशन देख के ही सब जाते हैं। एंड दे टेल अबाउट द शिपिंग ऑल्सो। शिपिंग कंपनी जो होती हैं वो पूरा वेदर फोरकास्ट को देख के ही काम करती हैं। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स, और साथ में इरिगेशन, मेरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। मेरीन ऑयल जो, जैसे हम क्लास में आपको समझा रहे थे कि बड़े बड़े ड्रिग मशीन्स होते हैं, वो अर्थ के नीचे से पेट्रोलियम निकालते हैं और पेट्रोलियम को फिर रिफाइनरीज में
रिफाइन किया जाता है, फिर उससे पेट्रोल बनता है। ऐसे ही मैराइन में, मतलब समुद्र के बीच में से ऑयल निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं मैरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। वो फिर उसको प्योरीफाई करके वो सब डेटा बनाते हैं, तब जाके वो मैरीन ऑयल निकलता है। दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सेवरल पर्पसेस एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो प्योरीफाइड इन सच ए वे दैट वी कैन यूज एंड एज अ पेट्रोल एंड यूटिलाइज फॉर सेवरल मशीन का रिपेयर वगैरह, उन सब के लिए यूज़ होता है। नॉट ओनली दिस, वेदर कंडीशन आर यूज टू नो अबाउट द हॉट वेव्स, कोल्ड वेव्स, कि अभी बहुत गर्मी है, लू चलने वाली है, या शीत लहर चलने वाली है, या अभी सुनामी आने वाली है, आपने न्यूज़ में ऐसा कभी सुना होगा। तो दिस ऑल वर्क डन बाय IMD, और ओवरऑल वी अंडरस्टैंड इन द स्टडी ऑफ मीटियोरोलॉजी। ठीक है, एंड these are communicated to various department, all types of the mass communication media, and all the citizens are benefited from all these studies. तो इसके लिए इंडिया ने स्पेशली सैटेलाइट्स बनाए हैं और हाई क्लास टेक्नोलॉजी यूज़ करके ऑब्जर्वेटरीज बनाई हैं फॉर डूइंग एक्सीलेंट वर्क इन द एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट से वो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फिर हमें प्रेडिक्ट करके बताते हैं। द नेक्स्ट इज मॉनसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रेडिक्शन। मॉनसून मॉडल में क्या है बेटा, बेसिकली मॉनसून मॉडल इज इन्वेंटेड इन 1877। बहुत पहले 1877 में फेमाइन पड़ा था। फेमाइन क्या होता है? सूखा। जब बहुत समय तक, बहुत सालों तक बारिश नहीं होती है तो अर्थ जो है वो पूरा सूख जाती है, कोई प्लांट ग्रो नहीं करता है, ऑल ट्रीज फॉल डाउन बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। तो और अर्थ का जो क्रस्ट लेयर है, बेटा अपना माइक ऑफ रखो, अर्थ का जो क्रस्ट लेवल है ना वो पूरा क्रैक होने लगता है। उसमें जैसे बीच बीच में आपने कभी मोल्ड से खेला हो या बचपन में क्ले से खेला हो, तो क्ले कुछ बना के रख दो तो कैसे उसमें क्रैक आ जाते हैं, कैसे डीप क्रैक आ जाते हैं, उस तरीके से डीप क्रैक्स आ जाते हैं अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में। तो और उस कंडीशन को बोला जाता है फेमाइन। तो जब फेमाइन हुआ 1877 में, तब HF ब्लैंडफोर्ड ने ये IMD को फाउंड किया मतलब उसकी स्थापना की, है ना। सबसे पहले IMD की स्थापना करी HF ब्लैंडफोर्ड ने 1877 के फेमाइन आने के बाद में। और उसका काम क्या था? IMD का प्रिडिक्ट करना। तो उन्होंने सबसे पहले क्या प्रिडिक्ट किया था? उन्होंने सबसे पहले प्रिडिक्ट किया था स्नोफॉल इन हिमालय, कितना उसका होने वाला है, उसका पैरामीटर क्या है, ये पूरा प्रिडिक्ट किया था। वो सही निकला था, तब से वो सक्सेसफुल होके फिर काम होने लगा उस पर। और 1930s में जो IMD है उसके डायरेक्टर बने सर गिलबर्ट वॉकर। सर गिलबर्ट वॉकर उसके फाउंडर बने 1930s में। और उन्होंने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट फैक्टर और इंडियन मानसून कैसे काम करते हैं। मतलब इंडियन मानसून है तो वर्ल्ड वाइड फैक्टर वो कैसे असर कर रहा है। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे कैसे वेव्स चलती हैं, तो एक जगह तो नहीं काम कर रही है ना वो कि केवल इंडिया में काम कर रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करती हैं। तो वो पूरा वर्ल्ड वाइड लेवल और साथ में अपना इंडियन मानसून का कैसे आपस में इंटर रिलेशनशिप है, दिस स्टडी इज डन बाय सर गिलबर्ट वॉकर इन 1930s। उसके बाद 1990s में डॉक्टर वसंत राव गोवरीकर आए। डॉक्टर वसंत राव गोवरीकर, सीधा लास्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस पेज। उन्होंने क्या किया? 16 वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स बनाए। वो केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड काम करते थे। 16 वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स उन्होंने बनाए एंड दिस मॉडल इज इन यूज़। वो यूज़ हुआ 1990 से लेके 2002 तक। उसके बाद वो मॉडल फिर मैथमेटिकल मॉडल की तरह काम करने लगा। उसमें जितने ज़्यादा वो ऑब्जर्व करते थे फिर उनका मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन करते थे, उसको एनालाइज करते थे, डायनामिक्स निकालते थे, स्टेटिस्टिक स्टडी करते थे।
forecast made with the help of mathematical model which take into account estimation of the current weather, related events and ongoing physical interaction between them. Data about current climatic parameters is mathematically analyzed with the help of the परम सुपर कंप्यूटर. परम सुपर कंप्यूटर से वो वेदर कंडीशंस को, उनके जितने भी डेटा थे उनको एनालाइज करते थे, ठीक है. और उस पे मैथमेटिकल मॉडल उन्होंने बनाया विच इज़ बेस्ड अपॉन डेली जियोग्राफिक इवेंट्स, एंड दीज आर डेवलप्ड बाय सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वो सब उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया. एंड देन दे हैव डेवलप्ड द होलिस्टिक मॉडल. होलिस्टिक मॉडल में क्या किया बेटा उन्होंने? होलिस्टिक मॉडल में प्रेडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर यूज्ड इन अदर मॉडल विच हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द मॉनसून. मॉनसून पे जो अफेक्ट करने वाले थे वो सारे फैक्टर्स को लेके उन्होंने पैरामीटर्स बनाए और तब उन्होंने एक होलिस्टिक मॉडल बनाया जो आजकल यूज़ होता है प्रेडिक्शन करने में. क्या प्रेडिक्ट करने में? प्रेडिक्शन डिक्लेयर्ड बाय द IMD एंड आर कलेक्टिव आउटकम ऑफ वेरिएबल मॉडल. दिस इज कॉल्ड अ होलिस्टिक मॉडल. बहुत सारे जो आउटकम हैं IMD के, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके डिफरेंट आउटकम्स को लेके उन्होंने एनालाइज किया और उसके डिफरेंट मॉडल्स बनाए जिसको बोला जाता है होलिस्टिक मॉडल. और उनमें से एक मॉडल है स्टैटिस्टिकल मॉडल. स्टैटिस्टिकल मॉडल में क्या करते हैं? इन दिस मॉडल करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन इन ए रीजन आर कंपेयर्ड विद अर्लियर पैरामीटर्स सच एज ओशन टेम्परेचर, मॉनसून रेनफॉल, नॉट फॉर ओनली 1 year, फॉर सेवरल ईयर्स. बहुत सालों तक उसकी स्टडी की जाती है. एंड दिस डेटा इज कंपेयर्ड, analyzed by statistical methods and prediction are made about the monsoon in the present condition. मतलब पहले जो conditions थे और अभी जो हैं उनको analyze किया जाता है, compare किया जाता है. तो उसका फिर mathematical statistical उसको analyze किया जाता है. That is called statistical method. Always remember, any meteorological model depends upon the interrelationship between parameters used in that model and the result expected from it. जो पैरामीटर्स हैं वो और जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं वो, उनके ऊपर जो उनका रिलेशनशिप है उसके आधार पर ये पूरा बनाया जाता है. बेटा अपना माइक म्यूट रखो, जब कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तभी ऑन करो, ठीक है. However, in these interrelationship with reference to the ocean and atmosphere are never constant. वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, वो कीप ऑन चेंजिंग, वो हमेशा बदलते रहते हैं. एंड मीटरोलॉजिकल मॉडल नीड्स टू बी चेंज कंटिन्यूसली, क्योंकि वेदर कंडीशन सेम नहीं रहती हैं, इसलिए वो भी हमेशा बदलते ही रहते हैं. नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द नीड फॉर आर. वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट पॉल्यूशंस एंड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. तो पहले तो समझो कि वेस्ट प्रोडक्ट क्या हैं. वेस्ट प्रोडक्ट जैसे आप में से कोई आंसर कर सकते हैं मुझे? आइदर यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव मी आंसर. व्हाट आर अनवांटेड मटेरियल? Plastic. हाँ, गुड. सौम्या, यस यू कैन आंसर. Plastic. प्लास्टिक, गुड. और वेस्ट मटेरियल क्या क्या है? सिर्फ प्लास्टिक तो नहीं है ना बेटा? Tin can. ओके, टिन कैन्स, पेपर. Organic waste. ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से ज़्यादा तो इनऑर्गेनिक वेस्ट है बेटा. है नहीं बात? ऑर्गेनिक वेस्ट से इनऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है. जैसे इनऑर्गेनिक वेस्ट में हो गया आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो जब यूज़ नहीं करते हैं हम तो वो फेंक देते हैं ना. लाइक पुराना मोबाइल, पुराना स्पीकर, छोटे मोटे गैजेट्स, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स. हाँ, यस अनुज, यू वांट टू से समथिंग? Industrial waste. Very good. Industrial waste, household waste,
है ना, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, इवन drain comes out from your household drainage. Akshar, who is this Akshar? What do you want to say, beta? Ma'am, medical waste. हाँ, वेरी गुड, मेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट। और क्या हो सकता है? ये सब तो हम लैंड वेस्ट बता रहे हैं, सॉइल, माइनिंग वेस्ट। ओ वेरी गुड आयुष, गुड। एंड Industrial waste. इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाँ, दैट्स नाइस। Domestic waste. डोमेस्टिक वेस्ट, गुड। तो ये सब मिला के बेटा, साथ में आपने जितने भी वेस्ट डिस्कस किए ना, ये सब वेस्ट वो डिस्कस किए हैं जो हमारे लैंड को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है ना। कुछ अदर वेस्ट भी हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते होंगे, कुछ वेस्ट ऐसे भी होते हैं जो हमारे एयर को पॉल्यूट करते होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको ये आपका होमवर्क है कि यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ ऑन एयर पॉल्यूटेंट्स, water pollutants and soil pollutants. तो you have to write down the definition of the pollution. पहले ये आपका होमवर्क है। पोल्यूशन क्या है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। when different pollutants are making our soil, land, water and air polluted completely is called pollution. और प्रॉपर जो लैंड की बात करें तो वो लैंड पोल्यूशन हो गया, एयर की बात करें तो एयर पोल्यूशन हो गया, आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर पोल्यूशन हो गया। और जो चीज़ उनको पॉल्यूट कर रही है उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। जैसे पानी में हमने बहुत सारे ड्रेनेज में अभी देखो जगह जगह यदि आपने प्लास्टिक के पेपर्स वगैरह बाहर ऐसे ही डाले हैं तो वो सब बह के पानी में जा रहे हैं ना, डस्टबिन में नहीं डाला तो पानी में जा रहे हैं, तो वो वाटर वेस्ट में वो भी इंक्लूड हो गए। साथ में वाटर वेस्ट में सॉइल इंक्लूड हो गई, साथ में आपके हाउस डोमेस्टिक ड्रेनेज जो निकल रहा है वो इंक्लूड हो गई, साथ में इंडस्ट्रियल जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो इंक्लूड हो गए, है ना। तो ये सब आ गए। ऐसे एयर के पॉल्यूटेंट सबसे पहला तो हम लिखेंगे डायरेक्टली इंडस्ट्रियल गैसेस, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो उसमें धुआं निकलता है तो इट विल एडेड अप इनटू द एयर। तो एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए वो सब, है ना, एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। साथ में हमारे घरों का या बड़े बड़े होटल्स का, रेस्टोरेंट का, चिमनी का जो धुआं है वो भी एयर में जा रहा है, दैट ऑल्सो क्रिएट। तो ऑल दीज आर पॉल्यूटेंट्स एंड डिफरेंट पॉल्यूशंस। तो दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट वन पैराग्राफ ऑन 3 पॉल्यूशन एंड देयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल मी व्हाट इज मेंट बाय द पॉल्यूशन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज इन विच डिफरेंट वेज डू आवर सराउंडिंग गेट पॉल्यूटेड। कौन कौन से तरीके से हमारी सराउंडिंग पॉल्यूट हो रही है। साथ में ये फिगर, हाँ, नॉट ऑडिबल, व्हाट हैपन राइट नाउ। ये देखो पेज नंबर 99 पे जो सॉलिड वेस्ट का डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन कंसिडर दैट डायग्राम ऑल्सो। फिर आगे वाटर पॉल्यूशन का डायग्राम दिया हुआ है और आगे क्लीन एरिया का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। Ma'am, you are not audible. क्या हुआ बेटा? Your voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग Your अचानक। voice is breaking. Not audible. Ma'am, it's audible. ओके, जिनको होमवर्क नहीं करना उनके लिए लग रहा है हम ऑडिबल नहीं रहे। हाँ, ऐसी बात है ना बच्चे लोग। ये देखो हम बस ख़त्म कर रहे हैं, 1 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। देखो आपका टाइम तो ख़त्म हो गया है, बस आपको खाली एक पैराग्राफ लिखना है, एक सॉलिड वेस्ट, एक लैंड पॉल्यूशन पे, एक एयर पॉल्यूशन पे और एक वाटर पॉल्यूशन पे। तीनों पॉल्यूशन पे आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है छोटा छोटा। और साथ में ये जो फिगर है ना आपकी, देखो सॉलिड वेस्ट कहाँ गया, कहाँ पे पहुँच गए, हम आगे पहुँच गए। ये देखो ये पेज नंबर 99 पे सॉलिड वेस्ट का डायग्राम है, उसके नीचे ये डायग्राम है हमारा लैंड वाला और वाटर का आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। एंड आई हैव गिवन यू वर्क टू राइट डाउन योर जर्नल क्वेश्चन आंसर्स, है ना, वो जर्नल क्वेश्चन आंसर्स कर लेना बेटा, ठीक है। चलो, नाइस टू सी यू ऑल, बाय बाय। What are you asking, dear?
चलो बाय बाय. You can ask me separately if you have any doubt. जय हो.